हमारे इस विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राकेश द्विवेदी जी, इस कार्यक्रम के आयोजक प्रोफेसर पंत, सुधीर मिश्रा जी को अभी मैं देख रहा था, वो हमारे इस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। मंच पर उपस्थित अत्यंत श्रेष्ठ व गुणीजन, इस सभागार में उपस्थित एल्डरली गार्डियंस और मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे छात्रों, सबसे पहले तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क को बधाई देता हूँ, इसलिए कि विभागों की संरचना, विभागों का सृजन सिर्फ कुछ करिकुलम में कुछ कंटेंट डालकर कक्षा में छात्रों को प्रेषित कर अपने दायित्व की इतिश्री न समझी जाए, ये चरितार्थ कर रहा है विभाग। और ये कार्यक्रम उसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस सेंस में भी है कि शासन, समाज यानी हेल्पेज इंडिया और संस्थान यानी डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, इन तीनों का इंटीग्रेशन समाज के एक ऐसे विषय पर जो न सिर्फ दैट नीड्स डीपर इंट्रोस्पेक्शन, डिस्कशन, डेलिबरेशन एंड ऑल्सो डिसीजन इसलिए कि हमारे पास शासन के उस विभाग, उस विषय के सर्वोच्च अधिकारी भी बैठे हैं। ये इस समन्वय के साथ निकला हुआ जो भी अंश है, इससे बेहतर, इससे श्रेष्ठ कोई सामंजस्य का स्वरूप नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विषय को बहुत गंभीर बनाते हुए शुरू में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। I appreciate the content of the report, though I have yet to go through in detail, but the scope of the study, which was conducted across 10 states, 20 districts, कुछ अच्छा सैम्पल साइज भी इसके आधार पे हुआ होगा। तो इस तरह की जब रिपोर्ट्स आती हैं तो वो शासन को और संस्थान को, दोनों को मदद करता है उन नीतियों के सृजन में जिससे समाज का सीधा हित जुड़ा हुआ है। आमतौर पे चर्चा का विषय समाज के वो विषय बनते हैं जो ज्यादा बोले जाते हैं या दिखाए जाते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट जो एक जीवन है, जब हम मानते हैं कि अब पर्दा गिर गया, तो पहले नौकरी का पर्दा गिर गया, फिर एक्टिविटी का पर्दा गिर गया, फिर एक्शन का पर्दा गिर गया, वो चीजें नेपथ्य में चली जाती हैं। इसलिए समाज में उस पर चर्चा कम होती है, इसलिए समाज में उस पर नीतियों, उस पर एक्शंस कम होते हैं और इस वजह से नीतियां भी रिलेटिवली कम होती हैं। यद्यपि यदि आज 4 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 22 साल का बच्चा, 28 साल का बच्चा समाज के लिए एक एसेट है, समाज के लिए एक बड़ी धरोहर है, इसी तरह से वो 62 वर्ष का बुजुर्ग, वो 72 वर्ष का बुजुर्ग, वो 82 वर्ष का बुजुर्ग आप में से तमाम लोगों के परिवार में होगा, वो भी उतना ही महत्व का कारक है राष्ट्र के लिए और समाज के लिए। कई मायनों में उसका महत्व हम ज्यादा समझते हैं। मुझे लगता है जब प्रमुख सचिव साहब ने कहा कि रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी जानी चाहिए, हालांकि मेरा इससे इत्तेफाक नहीं है, लेकिन बढ़ा दी जानी चाहिए तो उनका आशय यही है कि ये इसलिए क्योंकि जो क्वालिटी कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द वर्क जो है, वो जो काम एक नया लड़का शायद 7 दिन में करेगा, वो शायद 7 घंटे में उसका आउटपुट निकाल सकते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज दैट हैज बीन डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यद्यपि मैं इसका व्यक्तिगत रूप से, ये मैं संस्थागत इसमें कुछ भी नहीं है, व्यक्तिगत रूप से मैं इसका प्रबल विरोधी रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप कहेंगे 1/3 कुर्सी पर बैठे हुए बुजुर्ग शायद इसको ताली बजाएं, लेकिन 2/3 भाग में बैठे हुए सभागार के हमारे नौजवान साथी इसका विरोध नहीं करें। और मैं तो इसको एक बड़ी मुहिम बनाया था एक समय, 10-15 साल पहले। मैं तो चिट्ठियाँ लिखता था गवर्नमेंट को कि रिटायरमेंट एज को कम करिए। मैं BSU का प्रोफेसर हूँ, वहाँ पे रिटायरमेंट एज 65 है। बहुत बार सेशन एंड बेनिफिट वो 66 तक चला जाता है। जो जुलाई में रिटायर हुआ, अगस्त में हुआ तो वो और बढ़ जाता था।
तो मैंने चिट्ठी लिखी गवर्नमेंट को, हमने कहा कि इसको कम करिए, नए आदमी को नौकरी कब देंगे। और ये मैं तब लिखा था जब ऐसा नहीं कि मुझे नौकरी नहीं मिली थी, तो मुझे कोई तकलीफ थी कि वो रिटायर हो तो पोस्ट खाली हो तो मुझे मिले। मैं नौकरी में था, तो मैं एक उस समय के एक बड़े जिम्मेदार व्यक्ति, जो व्यवस्था के बड़े जिम्मेदार व्यक्ति थे, उनको मैंने एक बढ़िया रिपोर्ट बनाई थी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की पर्सपेक्टिव में, और मैंने उनको दिया, भारत की संसद में दिया। मैं गया, मिला और मैंने उनको दिया। तो उन्होंने हमसे कहा कि ऐसे जनरल खड़े खड़े बात हुई, तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिए पुराना टीचर वो पुराने चावल की तरह होता है। तो हमने कहा आई कंप्लीटली एग्री विथ यू सर, लेकिन नए लड़के को नौकरी कब देंगे? तो वो चुप हो गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, फिर अपने पीएस को बुलाया, कहा डॉक्टर साहब को आप टाइम फिक्स करिए, हम इनसे बात करेंगे। मैं समझ गया कोई बात नहीं करेंगे, या बात ही करेंगे, काम नहीं करेंगे। तो फिर मैं चला गया। विषय ये नहीं है कि नौकरी की या रिटायरमेंट की एज क्या हो, आशय आपका ये था कि क्योंकि एक्सपीरियंस समय के साथ बढ़ता है, एक्सपर्टीज बढ़ती है, कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, हालांकि उसको लेने का तमाम दूसरा प्रकार हो सकता है। हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में एज प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस इंगेज करते हैं, जिससे हम नई पोस्ट भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और पुराने एक्सपीरियंस का भी बेनिफिट ले लेते हैं। आप आइए, आपको एक आपकी एक्सपर्टीज़, आपके अनुभव का हम लाभ लेंगे और नई पोस्ट भी भरते रहेंगे लगातार, ताकि हमारे नौजवान जो नए लड़के हैं मेहनत करके नई ऊर्जा के साथ नई टेक्निक्स की जानकारी लेके आते हैं, उनको भी नौकरी मिले। तो वो विषय एक है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा इस कार्यक्रम में ये लग रहा है कि कार्यक्रम बुजुर्गों का है और 2/3 प्रतिभागी नौजवान हैं। एक्चुअली ये अवेयरनेस प्रोग्राम आपके लिए, एल्डरली अब्यूज अवेयरनेस प्रोग्राम इज एक्चुअली मेंट फॉर दीज यंग वंस। ये नौजवान लोगों के लिए है कि आप अपने जीवन में न करें, मैं देख रहा था वहाँ लिखा हुआ है, न मैं करूँगा न मैं किसी को करने दूंगा। और देखिए बहुत सही सुंदर लाइन लिखी है वहाँ पे, मैं बुजुर्गों के साथ मैं दुर्व्यवहार करूँगा न होने दूंगा। एक नेचुरल प्रोग्रेशन में बहुत सी सारी चीज़ें आती हैं, और ये विज्ञान की तरफ से भी इस तरह से बढ़ी कि एक डॉक्टर ने मुझे, बनारस यूनिवर्सिटी के एक डॉक्टर ने मुझे कहा कि जनरल मेडिसिन में जीरियाट्रिक मेडिसिन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मैं एक बार उनसे पूछा कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, तो हमने कहा ये क्या है, ये तो आप नाम ही नहीं सुने। कहे पीडियाट्रिक सुना है आपने? कहा बिल्कुल। तो कहे एक आदमी, मतलब एक ह्यूमन बीइंग, अगर वो 3 साल का है और उसके लिए एक स्पेशल एक्सपर्टीज चाहिए उसकी मेडिकल केयर के लिए, तो जो 60 साल से ऊपर का है, 65 साल से ऊपर का है, उसके लिए क्या अलग नहीं चाहिए आपको? उसका बॉडी में, उसका साइकी दोनों चेंज होता है, तो इसके लिए एक अलग चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा हमारे हेड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क से, और इस बात का मैं बहुत समय से बहुत ज़्यादा एडवोकेसी करता रहा हूँ, बहुत सालों से, बहुत सारी जगहों पर, वो ये कि हमारे बच्चों में ये संवेदनशीलता, बच्चों का मतलब हमारे छात्र, हमारे छात्रों में ये संवेदनशीलता कैसे इनकलकेट की जा सकती है, क्योंकि सामाजिक संस्कार इवॉल्व होते हैं, वो बने नहीं होते। सामाजिक संस्कार इवॉल्व होते हैं, उसका एवोल्यूशन कहीं बहुत सारे एक इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है। उस इकोसिस्टम में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो बच्चे हमारे पास आते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। मैं ये चाहता हूँ कि ये संवेदनशीलता के एलिमेंट कैसे आए। बहुत सारी जगहों पे आपने पढ़ा होगा कि भाई ऐसा आचरण न करिए जो आपको अपने पर किया हुआ खराब लगे। बहुत सिंपल सी लाइन है। तो अगर हम आपके अंदर ये महसूस कराएं किसी भी माध्यम से कि आपको, मैंने यही पब्लिकली किसी बच्चे को बुला के यहाँ बहुत ही बुरी तरह से जलील किया, उसको बहुत खराब लगेगा। बातों से ज़्यादा इस इकोसिस्टम की वजह से खराब लगेगा। तो घर के सामने आपने किसी बुजुर्ग के साथ वैसा किया तो उसको कैसा लगेगा। और सवाल एक बुजुर्ग का नहीं है, फिर पूरे समाज के सामने वो इस तरह का आचरण नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा। इस संवेदनशीलता के एलिमेंट के लिए कोर्सेज में क्या हम इस तरह की चीज़ें इन्फ्यूज कर सकते हैं। जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, जहां मैं प्रोफेसर हूं, मैंने एक नॉन क्रेडिट प्रोग्राम शुरू किया जिसमें हमने कहा
कि हमारे यहाँ 5 डे वीक क्लासेस हैं, तो हमने कहा सैटरडे को BHU अस्पताल में आप जाइए और सिर्फ 2 घंटे के लिए, आप में से जो भी गए होंगे या किसी भी अस्पताल फॉर दैट मैटर अगर आप गए होंगे, सरकारी अस्पतालों में जहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अब क्या है, एक आदमी लेके आया, पहले तो पेशेंट को लेके आया और पेशेंट को स्ट्रेचर डालना, स्ट्रेचर मिल नहीं रहा है, फिर वो दौड़े जा रहा है, इधर पेशेंट गिरे जा रहा है। क्या आप इसको करीब से देख के उसकी कोई मदद कर सकते हैं? आशा इसमें मदद है नहीं, एक्चुअली मदद आपकी स्वयं की है, लेकिन मैंने कहा भाई आप क्या मदद कर सकते हैं? तो ठीक है साहब, हम पेशेंट देख ले रहे हैं, आप स्ट्रेचर ले आओ, या हम स्ट्रेचर ले आ देते हैं, आप पेशेंट ले आओ। तब तक आया वो पर्ची बनवाओ, तो पर्ची बनवाने गया, अब पर्ची की लाइन लगी है, 16वें नंबर पे आपका नंबर है, उधर पेशेंट है, उधर डॉक्टर उठ ना जाए। फिर डॉक्टर ने कहा फलाना टेस्ट कराइए, अब टेस्ट के लिए फिर पर्ची बनवाने जाओ कहीं, तब तक तो 2 बज गया, वो उठ गया काउंटर वाला, वहां से पर्ची बनी, पर्ची भाग के रेस्पेक्टिव सेक्शन में गए जहां पे कराना है, तब तक वहां आज का क्लोज हो गया। आप इन चीजों को करीब से देखिए, उधर पेशेंट ने कहा हमको पानी चाहिए, पेशेंट को पेशाब करने की जरूरत महसूस हो। आप जब इन चीजों को बहुत करीब से देखते हैं तो आपके अंदर की संवेदनशीलता ज्यादा बढ़ती है। हो क्या रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर जहां हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, हम इतना प्रोटेक्टेड लाइफ बना दे रहे हैं हम बच्चे की कि हम उसका सोशल एक्सपोजर टू द इल्स ऑफ द सोसाइटी ये मुश्किल कर देते हैं। नतीजा ये हो रहा है कि IIT में बच्चे का दाखिला हो रहा है और वो कोर्स छोड़ के चला जा रहा है। IITs में सुसाइड रेट आप देख लीजिए, ये राष्ट्रीय समस्या बनी हुई है। बच्चे को बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग रही है और 3 साल में छोड़ दे रहा है, 1.5 साल में छोड़ दे रहा है, 2.5 साल में छोड़ दे रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बच्चे को अंदर से स्ट्रांग नहीं बना रहे हैं। हमने तो उसको लाइफ में अवसर ही नहीं दिया कि वो अंदर से स्ट्रांग बने, सशक्त बने। और एक बड़े फिलोसोफर ने कहा था कि व्यक्ति को कच्चा नारियल नहीं पका नारियल होना चाहिए, ताकि ऊपर के शेल पर हैमरिंग हो तो अंदर का शेल ना टूटे, नारियल ना टूटे। हो ये रहा है कि हम अपने बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे अपने पापा मम्मी के बड़े प्यारे दुलारे, दादा दादी के बड़े प्यारे दुलारे, कि उन्होंने आपको किसी एडवर्सिटी से एक्सपोज होने नहीं दिया। तो हमने कहा कि आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, 2 घंटा बिताइए। बिल्कुल ट्रेन लगने के टाइम अनाउंसमेंट होता है, गाड़ी प्लेटफॉर्म 2 की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 7 से जाएगी। अब हस्बैंड वाइफ है, उनके पास 4 बच्चे हैं और 6 सामान, वो भागे जा रहा है क्योंकि ट्रेन आएगी, यहाँ से उस प्लेटफॉर्म तक जाना है। बच्चा पकड़ता है, सामान छूटता है, सामान पकड़ता है, बच्चा छूटता है, बच्चे को ले जाता है, वो सीढ़ी पे गिर जाता है। आप उसको करीब से देखिए, मदद के बहाने उसके करीब जाइए, और जब आप इतने करीब होंगे समाज की इन एडवर्सिटीज से, तो आपका नारियल पकेगा। और जब ऐसा पका हुआ नारियल समाज में आएगा, वर्क प्लेस पे आएगा, सिस्टम में आएगा, तो बाहर कितनी भी हैमरिंग होंगी वो टूटेगा नहीं। और ये इम्पोर्टेंट है उसको ये रियलाइज करने के लिए कि जब हमने खुद देख लिया उस अनुभव को करीब से, तो हम उस पर शायद इस तरह का काम करेंगे नहीं। सबके घरों में बुजुर्ग होंगे। हम लोगों ने, मैंने अपने जीवन में अपने पिताजी को देखा, आमतौर पे हम लोग अपने फादर को अपना आइडियल मान के चलते हैं, और हमने देखा क्या रुआब था। अभी हाल तक, मतलब इधर आने के कुछ समय पहले तक हमको तो हिम्मत नहीं थी कि हम बहुत उनके सामने बैठ जाएं। कोई मेजर एक्सपेंडिचर भी करना हो, टीवी बदलनी हो, तो जब तक वो हाँ ना करें टीवी घर की, हम पैसा हमारा। लेकिन अगर उन्होंने परमिशन नहीं दी और इतनी हिम्मत नहीं दी खुद पूछने, तो माता जी से कहा कि जरा पापा से पूछो कि ये टीवी बदल दें। तो माता जी ने पूछा, उन्होंने कहा क्या जरूरत है, ठीक ठाक तो चल रहा। एक स्टेज के बाद, कोविड के बाद, समाज में और स्वास्थ्य में एक बड़ा बदलाव आया, विशेषकर बुजुर्गों के स्वास्थ्य में। और हम लोगों ने देखा कि ये एक इसका एक अलग कॉम्प्लिकेशन नेचर आया। हमने अपने फादर के केस में भी देखा, और वो एक तेज डिक्लाइन हुआ। तो जब मैंने पहली बार देखा, 2020 की बात है, वो PGI में भर्ती थे, उसके बाद आए, और एक दिन घर पर चाय पी रहे थे और चाय गिर गई उनके ऊपर, टमी पे।
मैंने देखा, मैं सामने बैठा था, मैंने देखा कि उनको खुद से इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उनसे गिर गया। तो साथ में जो डोमेस्टिक हेल्प था उसने साफ सफाई की, उनका शर्ट बदला, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि इनको खुद से रियलाइज हुआ कि ये गड़बड़ हो रहा है। अब आपका रोल क्या है इस केस में? डोमेस्टिक हेल्प प्रोवाइड करा देना तो नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये छात्र इतने संवेदनशील हों कि इस तरह की परिस्थिति में कैसे करें उसका इनकाउंटर, और किस तरह से एक सस्टेन्ड सोसाइटी ऐसी बनाएं। इसीलिए जब हम रूरल सोसाइटी की बात कर रहे थे, प्रमुख सचिव साहब जिस बात को कह रहे थे, रूरल सोसाइटीज हैव ऑलवेज बीन वेरी इंक्लूसिव। हम अपने गांव में अभी भी जाते हैं और वो एक बड़े घर जैसा लगता है। आप किसी के घर में निकलते हैं, कहीं चाय पी सकते हैं, मन किया तो किसी के दरवाजे पर पड़ी हुई खटिया लौट सकते हैं, बात किया आधे घंटे 1 घंटे, फिर अपना उठे चले चले। खाने का टाइम है तो उसने आपको भी 2 रोटी पूछी। और वो सोसाइटी ने लॉन्जेविटी बढ़ाई, और शहरों के जीवन ने इसमें, और शहरों और विशेषकर आजकल मोबाइल की जिंदगी ने हम सबको इतना अलग कर दिया कि अब बच्चे के लिए समय नहीं है। तो इसमें एक बड़ा रोल मुझे लगता है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क का हो सकता है, जहां वो, बिकॉज इस पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट है इंगेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है इंगेजमेंट। ये इंगेजमेंट होगा कैसे? ये हमारे स्टूडेंट्स इस पर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं बाय आइडेंटिफाइंग। इस तरह के रिसर्च रिपोर्ट में हो सकता है इस तरह के इश्यूज हों जो प्रॉब्लम ही एग्जिस्ट ना कर रहे हो, उसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस भी हों। और ये सॉल्यूशन सरकार और सरकारी विभागों के माध्यम से नहीं हो सकते। ये एक घर बना सकते हैं, एक ओल्ड एज होम बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, लेकिन समाज से उसको बाहर जाना ही ना हो, यही इसका समाधान है। कि आप बाहर निकाल दो और उसके बाद सरकार एक व्यवस्था बनाए, फिर वहां पर टॉयलेट लीक ना हो, वही फोटो मीडिया में चलने लगे। तो ये समाधान नहीं है। समाधान है समाज के अंदर का एक अवेयरनेस क्रिएशन, जो बहुत ही very pertinent work that is being done by Helpage India, very relevant, very important। और मुझे, जैसे मैंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि यंग बच्चे हमारे पास हैं, क्योंकि असल अब्यूज़ का देखिए तमगा आप ही के ऊपर जा रहा है। कौन कर रहा है अब्यूज़? आप ही तो कर रहे हो, तो आप करो ही नहीं। इसके लिए एक सिस्टम अवेयरनेस कैंपेन इस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। ये मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर एक डिज़ाइन मॉड्यूल बना के हम सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स में, अलग अलग भागों तक पहुंच सकते हैं, विभिन्न माध्यमों से पहुंच सकते हैं। अगर आज की दुनिया मोबाइल पर है तो मोबाइल पर पहुंच सकते हैं उनके, घर में है तो घर में पहुंच सकते हैं, अखबार पे है तो अखबार में पहुंच सकते हैं। लेकिन इस तरह की स्टोरीज आप सब बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बनाइए, आप क्रिएट करिए, सोल्यूशन डिज़ाइन करिए और रीच आउट टू दी सोसाइटी। That is the real education of Department of Social Work and the education of social work. And I'm very sure that this department will surely live up to the expectations of the legacy that this department has had since long, and this will continue further as well. Thank you very much for giving me the opportunity to have come here and share. और आप सभी very senior respected gentlemen, आप सबको मेरा बहुत प्रणाम। Thank you.